हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शीश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस के बारे में। ये एक छोटा वीडियो होगा इन कंपैरिजन टू अदर, अभी जो हमने लंबे वीडियोस डाले हैं उसके मुकाबले ये छोटा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बड़ी कंडेंस्ड है और सारी चीजें रटने वाली या थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली है। तो इसमें हम इसीलिए इस टॉपिक को अलग से थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। हालांकि इस टॉपिक का सीधा रिलेशन आपका इम्यूनोलॉजी से भी है, इसका सीधा रिलेशन आपका कैंसर बायोलॉजी से भी है, सेल सिग्नलिंग से भी है, बट स्टिल हम इस टॉपिक को थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे जो पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई आई अश्योर यू दैट। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आई वेलकम ऑल माय न्यू व्यूअर्स, जो पुराने लोग मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार, इतना टाइम देने के लिए। अगेन आई एम वेलकमिंग ऑल द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड ऑल द फीडबैक फ्रॉम यू गाइस, बिकॉज आपकी वजह से ही मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रो हो रहा है। मैं जानता हूँ एक बहुत ही नीश एरिया है, एक बहुत ही स्पेसिफाइड एरिया है, तो बहुत कम लोग मेरे चैनल को देखते हैं। बट जितने भी देखते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम फ्रॉम ऑल माय फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ठीक है, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस का एक छोटा क्विक रिवीजन सेशन। ठीक है, ओके। तो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस में, होस्ट पैथोजन पैरासाइट इंटरेक्शंस में क्या होता है? होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन में कि पैरासाइट इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स द सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा, फिर अटैच करेगा, एंट्री करेगा वो पैथोजन, उसके बाद इंट्रासेलुलर सर्वाइवल रेप्लिकेशन करेगा, होस्ट का रिस्पॉन्स होगा, और अगर वो होस्ट जो है उसका इम्यून रिस्पॉन्स या उसका जो क्या कहते हैं जो बैरियर रिस्पॉन्स है वो वीक पड़ गया, तो डेफिनेट से आपको डिसीज मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैथोजेनिसिटी क्या है? कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। पैथोजेनिसिटी क्या है? इट्स द कैपेसिटी ऑफ द पैरासाइट और द पैथोजन टू कॉज अ डिसीज इन अ ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, कैपेसिटी। वायरुलेंस क्या है? इट्स अ डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। LD50 क्या है, ID50 क्या है? ठीक है, ये वायरुलेंस आपको बताता है। कोई स्ट्रेन बड़ा पैथोजेनिक हो सकता है लेकिन वायरुलेंट नहीं होगा, कोई स्ट्रेन बड़ा वायरुलेंट हो सकता है, पैथोजेनिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमें काफी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेन्स में, वायरसेस में, बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे पैम्प्स। पैम्प्स क्या होते हैं? PAMPS। पैम्प्स होते हैं या पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, यानी वो पैटर्न्स जो आपके पैथोजन से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब उसमें ये हो सकते हैं कंजर्व्ड माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स जैसे कि LPS, फ्लेजिलिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन, डबल स्टैंडर्ड RNA recognized by the host PRR. PRR are nothing but these recognition receptors, pathogen recognition receptors. तो पैम्स किस में पाई जाएंगे? पैम्स आपके बैक्टीरिया, वायरस के पैथोजन में पाए जाएंगे, इसीलिए इसका नाम देखिए, इट्स पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। इसका नाम में ही है, इसके नाम में लिखा हुआ है इट्स पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। और होस्ट में क्या है? पैथोजन रिसेप्टर, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए आपका ये आता है इफेक्टर पैथोजन सेक्रेटेड प्रोटीन्स दैट मैनिपुलेट होस्ट सेलुलर मशीनरी टू सप्रेस इम्यूनिटी एंड प्रमोट इन्फेक्शन। इफेक्टर्स कौन रिलीज करता है? पैथोजन सेक्रेटेड प्रोटीन्स। दीज आर पैथोजन सेक्रेटेड प्रोटीन्स, इस बात को याद रखेंगे। इफेक्टर्स आर पैथोजन सेक्रेटेड प्रोटीन्स, ठीक है, दैट मैनिपुलेट होस्ट सेलुलर मशीनरी टू सप्रेस इम्यूनिटी एंड प्रमोट इन्फेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब जैसा कि हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम वायरल रिकॉग्निशन की बात करेंगे। तो वायरल रिकॉग्निशन एंड एंट्री इनटू द एनिमल होस्ट सेल। तो वायरस के एंट्री, ठीक है, रिसेप्टर लिगेंड रिकॉग्निशन होगा। रिसेप्टर लिगेंड रिकॉग्निशन कैसे होगा? एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। सपोज ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, और ये आपका लिगेंड आ गया। ठीक है,
अब ये लिगेंड किसी वायरस का पार्टिकल हो सकता है। वायरस कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का बनाता है। सपोज ये केवल एक बड़ा रफ सा डायग्राम है, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ आपको समझाने के लिए ये ठीक है। सपोज ये एक वायरस का पार्टिकल है और ये होस्ट का, इसको मैं H से होस्ट दिखा देता हूँ और V से वायरस दिखा देता हूँ। तो सपोज ये वायरस के पार्टिकल्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं जो रिसेप्टर पर बाइंड करते थे। ठीक है, तो वायरस एंट्री इज इनिशिएटेड बाय recognition of the specific receptors on the host cell। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ these receptor, अब ये रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट एक बड़ा ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल केस जरूर था, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। एक चाइना में एक किसी साइंटिस्ट ने जो HIV के जो रिसेप्टर और को रिसेप्टर है, CD4 और CCXR4, राइट, CCXR5-4, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे उस चीज को, उसको ही डिलीट कर दिया था CRISPR-Cas9 की मदद से। तो उन दो बच्चियों को कभी HIV हो ही नहीं सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ये भी बात है कि उनका काम केवल HIV का रिसेप्टर एज अ रिसेप्टर थोड़ी ना होगा। तो इथिकली काफी सारी चीजें आ जाती हैं, बट अगर हाइपोथेटिकली आप इन रिसेप्टर्स को ही डिलीट कर दोगे तो वायरस का एंट्री या वो क्या कहते हैं अटैचमेंट ही नहीं हो पाएगा, जो कि एक क्रिटिकल पॉइंट है वायरल की एंट्री के लिए। तो the presence or absence of these receptors is a principal determinant of virus host tropism and tissue specificity। remember, टिश्यू स्पेसिफिसिटी की भी बात हो रही है। हो सकता है आपका वायरस अगर लंग में इन्फेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी लंग की सेल्स है, ठीक है, वही जो है लंग की सेल्स पे ही वो रिसेप्टर पाया जाता है। हो सकता है वो इंटेस्टाइन पे वो रिसेप्टर पाया ही नहीं जाता है। हो सकता है आपके जो लिवर में इन्फेक्शन हो रहा है तो जो वायरस आपको लिवर में इन्फेक्ट कर रहा है, तो लिवर में इसलिए इन्फेक्ट कर रहा है बिकॉज लिवर के अलावा, लिवर सेल्स के अलावा, हेपेटोसाइट्स के अलावा वो और रिसेप्टर कहीं पाया ही नहीं जाएगा। तो टिश्यू स्पेसिफिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वायरस होस्ट ट्रोपिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो वायरस सरफेस प्रोटीन्स क्या होती हैं, जैसे कि मैंने अभी ये रेड कलर से आपको दिखाने की कोशिश की है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, कैस्पेड प्रोटीन्स होती हैं, दे बाइंड टू द होस्ट रिसेप्टर्स। अब ये होस्ट रिसेप्टर्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अभी पिछले ही सेशन में मैंने सेल बायोलॉजी में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक रोल जो है आपका रिकॉग्निशन और रिसेप्शन का भी होता है, राइट, तो उसी से ये रिलेटेड है। अब देखिए, जैसे कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मोस्ट ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऑन्कोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉज करते हैं वायरसेस, इनिशियली अटैच्ड टू द हेपेरिन सल्फेट। हेपेरिन सल्फेट प्रोटीओग्लाइकेंस ऑन द सेल फॉलोड बाय ट्रांसफर टू सेकेंडरी हाई एफिनिटी वायरस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद ये कुछ वायरसेस हैं, अगेन उनके रिसेप्टर्स है, को रिसेप्टर्स है, की फीचर्स है। ये ऐसी चीज है जो आपको रटनी ही पड़ेगी, उसमें कुछ ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। ये बी सेक्शन में, सी सेक्शन में कई कई बार आ चुका है, ट्राई टू रिमेम्बर इट। HIV1 CD4 इसका प्राइमरी रिसेप्टर है और CCR5 CXCR4 इसके को रिसेप्टर्स है। अभी इसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। SARS-CoV-2 या SARS-CoV-2 H2 इसका रिसेप्टर है और TMPRSS सीरीन प्रोटीएज इसका प्राइमिंग का रिसेप्टर है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस सियालिक एसिड इसका प्राइमरी रिसेप्टर है। ठीक है, अल्फा 26 लिंक इन ह्यूमंस, न्यूरामिडेनेस रिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है। राइनो वायरस के लिए जो प्राइमरी रिसेप्टर है वो आईकैम मॉलिक्यूल्स हैं, डायरेक्ट मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन कराता है। एडिनो वायरसेस के लिए कार यानी कोकॉक्सी एडिनोवायरस रिसेप्टर है और इंटीग्रिन्स इसके सेकेंडरी रिसेप्टर्स हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स या एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रिन्स, सिलेक्टेंस, राइट, वो आगे वाले किसी सेशन में मैं पढ़ाऊंगा। उनका काम एज अ रिसेप्टर और को रिसेप्टर भी होता है और वायरल इन्फेक्शन या मोर जनरली पैथोजेनिक इन्फेक्शन में ये भी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं।
रेबीज वायरस का नॉन वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, एनसीएएम है, P75 एनटीआर है, न्यूरोट्रोपिज्म मतलब ब्रेन के स्पेसिफिक है रेबीज वायरस। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को रेबीज का वायरस इन्फेक्ट कर जाता है उनके अंदर एक कंडीशन पाई जाती है हाइड्रोफोबिया की, वो पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो ये बात भी याद रखिए। ईपीबी, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस, CT21 ऑन द बी सेल्स इसका रिसेप्टर है, प्राइमरी रिसेप्टर, और CD23 MHC2 इसका को रिसेप्टर है, ठीक है। अगेन एचपीवी का रिसेप्टर है आपके, वही अभी मैंने आपको बताया, अल्फा 6 एंटीग्रेंस और आपके हिपेरिन सल्फेट्स। साइक्लोफिलिन भी इसका एक को रिसेप्टर है, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं जो है आपको कुछ, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इसकी ट्रिक बना लीजिए, आप इसको टेबल को 2-3 बार पढ़ के चले जाइए, आपको काम बन जाएगा। अब हम आगे वाले जो सेशंस हैं उसमें जो आने वाला है उसके लिए हम पहले एक थोड़ा सा बेसिक अपना माइंड तैयार कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, ठीक है। तो एनवेलप्ड वायरसेस में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो आपको अगर मैं दिखाऊं, देखिए, एनवेलप्ड वायरसेस में एक तो आपको ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मिलेंगे, लिपिड का एनवेलप मिलेगा, मैट्रिक्स प्रोटीन मिलेगी, कैप्सिड मिलेगा और न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए मिलेगा। यानी आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, एक आपको लिपिड का एनवेलप, एक मैट्रिक्स प्रोटीन, एक कैप्सिड और एक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दे हैव अ लिपिड बाइलेयर डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। देखिए, एनवेलप्ड वायरसेस की जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है, कौन कहां से डिराइव होती है, दैट इज डिराइव फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ, ठीक है। दे कंटेन द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जिसमें शुगर की भी सब यूनिट्स है और प्रोटीन भी है, मोर सेंसिटिव टू हीट, ड्राइंग एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, एंड रिलीज बाय बडिंग। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों कहा जाता है बार बार, मतलब कि बेसिक हाइजीन या हाथ अपने खाना खाने से पहले धो लीजिए, या वो कर लीजिए, लैब में भी जब हम काम करते हैं, प्रैक्टिकल लैब में भी जब काम करते हैं तो 70% इथेनॉल से धोया जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि these enveloped virus are sensitive to drying and disinfectants, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो इसमें जैसे इन्फ्लुएंजा जो आपका सर्दी खांसी जुकाम करवा देता है, HIV का तो आपको पता ही है, एड्स करवाता है, हेपेटाइटिस बी, डेंगू वायरस, इबोला वायरस। इबोला इसमें सबसे खतरनाक है, हालांकि खतरनाक तो सारे ही हैं लेकिन इबोला इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस सेंस में कि इसकी जो, नहीं मेरे ख्याल से, हाँ हाँ हाँ, सारे ही हैं, ये सबसे माइल्ड खतरा इसमें है। उसके बाद डेंगू में भी आपको प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, हेपेटाइटिस बी में तो आपका लिवर ही, HIV में तो आपका पूरा इम्यून सिस्टम ही हाईजैक्ड है, तो सारे ही खतरनाक है, टू बी मोर ऑनेस्ट सारे ही खतरनाक है, ठीक है। हाँ, लेकिन बात ये है कि HIV, हेपेटाइटिस और डेंगू के अगेंस्ट वैक्सीन अभी बन गई है, इबोला के अगेंस्ट अभी नहीं बनी है, चल रहा है काम, अभी बनी नहीं है, बट हाँ डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, और इबोला कंटेजियस भी बहुत है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा एक इशू आता है। इसके लिए तो आपको BSL लेवल 4 पे ही काम करना सीखना पड़ेगा, PPE किट, वैसे तो PPE किट आपको सब में पहननी पड़ेगी बट इबोला में खास करके। उसके बाद आपके नॉन एनवेलप्ड आते हैं, नॉन एनवेलप्ड में लिपिड लेयर नहीं है, देखिए ध्यान से, अगर आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे तो देखिए, ये जो लिपिड लेयर है जो ऑरेंज कलर से मैंने दिखा रखी है, ये देखिए, देखिए ये लिपिड लेयर है, ये एब्सेंट है, ठीक है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, ठीक है, कैप्सिड तो होगा। मोर स्टेबल एंड रेजिस्टिंग टू हीट, ड्राइंग एंड केमिकल्स रिलीज बाय सेल लाइसिस, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसमें जो एनवेलप्ड वायरस है ये आर रिलीज बाय बडिंग, एंड नॉन एनवेलप्ड वायरस आर रिलीज बाय सेल लाइसिस, जैसे कि एडिनो, पोलियो, पिक्नो, पेपिलिनो, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये डिफरेंस है इनका, एक बार आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
ओके, मैकेनिज्म्स ऑफ वायरल एंट्री। मैकेनिज्म्स ऑफ वायरल एंट्री में जैसे कि एनवेलप्ड वायरस अभी मैंने आपको बताया। एनवेलप्ड वायरस में दो तरीके होते हैं, एक तो होता है थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और एक होता है डायरेक्ट मेम्ब्रेन फ्यूजन। तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन फ्यूजन एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वायरल फ्यूजन प्रोटीन क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 mediates fusion of the viral envelope with the host plasma membrane releasing nucleic acid into the cytoplasm। ठीक है, जो HIV का GP41 mediated fusion होता है आफ्टर CD4 को रिसेप्टर बाइंडिंग, वो इसी तरह का होता है जिसमें डायरेक्ट फ्यूजन हो जाता है किस किस के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वायरल फ्यूजन के बीच में, वायरल प्रोटीन फ्यूजन प्रोटीन के बीच में वायरल एनवेलप और होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली फ्यूज। ऐसे ही आपको पैरोमैक्सो वायरस एफ में भी देखने को मिलता है, जो कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि फ्यूजन में हेल्प करती है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस फॉलोड बाय एंडोसोमल फ्यूजन, ये भी होता है जिसमें वायरस इज इंटरनलाइज्ड इनटू एन एंडोसोम। लोअर पीएच triggers the conformational change in the fusion protein fusion with the endosomal membrane। ठीक है, जिसमें कि एग्जांपल आपका बहुत क्रिटिकल, बहुत ही जिसे कहते हैं वेल स्टडीड, thoroughly studied एग्जांपल आता है इन्फ्लुएंजा हीमोग्लूटिन का। ठीक है, रिक्वायर्स एंडोसोमल पीएच 5 to 5.5 फॉर फ्यूजन एक्टिवेशन। ठीक है, इसमें VSVG प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल होता है। ओके, उसके बाद एक और आता है मैक्रो पिनोसाइटोसिस। इसमें वायरस जो है नॉन स्पेसिफिक फ्लूइड फेज अपटेक को यूज करता है। ठीक है, यूज बाय वैक्सीनिया एंड सम एडिनोवायरस। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी तरीका है, बट स्टिल इट्स अ अब स्टेटमेंट में वो पूछ ले ABCD में कि मैक्रोपिनोसाइटोसिस कैन बी यूज्ड बाय सम वायरसेस एंड एक्सप्लॉइट्स नॉन स्पेसिफिक फ्लूइड फेज अपटेक। तो आप इसको ट्रू मानिए, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हाँ, एक चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए कि कैन जब भी आता है तो वो ज्यादातर, मतलब ज्यादातर इन द सेंस नॉट ऑलवेज, बट हाँ 70% वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस है, क्योंकि देर इज ऑलवेज समथिंग दैट कैन बी। ठीक है, अभी हम सारी बायोलॉजी तो जानते नहीं है, तो देर कैन बी पॉसिबिलिटीज जो आपसे शायद मिस हो गई हो, तो उस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वाली कुछ स्लाइड्स में देखा कि हम एनवेलप्ड वायरसेस के बारे में बात कर रहे थे, राइट? तो अब हम थोड़ा सा नॉन एनवेलप्ड वायरसेस की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है कि देखिए, पोर फॉर्मेशन, मतलब जो इन्वेजन स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे आपका जो वायरस है या पैथोजेनिक मॉलिक्यूल है वो किस तरह से सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। तो एक तो आ जाता है इसमें पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कि वो आपके उस पे पोर्स बना देगा। कैप्सिड प्रोटीन्स क्रिएट पोर्स इन द एंडोसोमल मेम्ब्रेन फॉर जीनोम। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, यानी कैप्सिड प्रोटीन्स, जो कैप्सिड प्रोटीन्स हैं वो पोर्स क्रिएट कर देंगे कि कहां पर, एंडोसोमल मेम्ब्रेन पे, जीनोम ट्रांसलोकेशन के लिए, यानी जीनोम का ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, जैसे कि पोलियो वायरस और डीओ वायरस में। दूसरे में एंडोसोमल मेम्ब्रेन डिसरप्शन। अब आपने वायरस ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई इन्वेट करने के लिए कि उसने एंडोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसी को डिस्टर्ब कर दिया। ये कैसे किया उसने? लो पीएच इंड्यूस्ड कैप्सिड रीअरेंजमेंट्स डिस्टेबलाइजेस द एंडोसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कैप्सिड के एंडोसोम में हमें ये पता है लाइसोसोम का ही एक तरह का वर्जन है। ठीक है, एंडोसोम लो पीएच ने, जो आपकी 4 to 5 की पीएच होती है लाइसोसोम या एंडोसोम में, उसने क्या किया, उसने कैप्सिड में रीअरेंजमेंट करवा दिया। ठीक है, एंड दे हैव डिस्टेबलाइज द एंडोसोमल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल में आता है एडिनोवायरस और राइनोवायरस। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन, यानी कुछ पैरोवायरसेस में आप डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हुए देख पाएंगे। कौन से? नॉन एनवेलप्ड वायरसेस को, जैसे कि पैरोवायरस। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरल फ्यूजन प्रोटीन्स। इससे पहले मैंने जो एनवेलप वायरस बताया था उसमें मैंने बताया था ना 3 तरह की प्रोटीन्स होती है, राइट? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो क्लास 1 जो प्रोटीन्स हैं उसमें अल्फा हेलिकल कॉइल्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉइल्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ये कॉइल्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये किस किस में पाया जाता है? ये इन्फ्लुएंजा HA में पाया जाता है, HIV में पाया जाता है, और इनफैक्ट SARS-CoV-2 में भी पाया जाता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे
कि देखिए, जब हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं, ये थोड़ा सा डीप बात है, समझने की कोशिश करिए। अगर आपने इन्फ्लुएंजा की प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है क्लास 1 का, तो आपको सार्स कॉव 2 का भी स्ट्रक्चर समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया यही था। उनको जो कि इन्फ्लुएंजा का और एचआईवी का स्ट्रक्चर कुछ कुछ पता था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये समझा था कि सार्स कॉव 2 किस तरह से एंटर कर सकता है, और उसके अगेंस्ट उन्होंने अगेन वैक्सीन या फिर ड्रग्स भी बनाए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका क्लास 2। क्लास 2 में आता है बीटा रिच शीट्स। बीटा रिच शीट्स क्या होते हैं? ऐसे जो पैरेलल और एंटी पैरेलल चलते हैं, ठीक है, वो बीटा रिच शीट्स ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ऐसे चला। ठीक है, तो इस तरह से आपको बीटा रिच शीट्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि फ्लेवी वायरस या अल्फा वायरस E1, फ्लेवी वायरस ई, अल्फा वायरस E1 में। क्लास 3 में आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा क्वाइल क्वाइल का भी और बीटा शीट का भी, जैसे HSV। ठीक है, या रैप्डो वायरस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये HSV इज नथिंग बट हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, आगे चलते हैं। वायरल एंट्री इनटू द प्लांट सेल। देखिए, जो एनिमल सेल्स हैं उनके उनमें वायरल एंट्री फिर भी आसान है। रीजन भी कि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये कर सकते हैं, फ्यूज कर सकते हैं या पोर्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड के केस में। लेकिन प्लांट वायरसेस को एक यूनिक चैलेंज का सामना करना पड़ता है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल्स होती हैं, दे आर क्वाइट रिजिड स्ट्रक्चर दैट वी ऑल नो। तो उसमें डायरेक्ट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज कैसे यूज होती हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैकेनिकल वुंड्स। अब जैसे प्लांट को किसी कीड़े ने खाया, जैसे कि अक्सर हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे आपके जो हर्बीवोर्स प्लांट होते हैं वो लीव्स को खाते हैं, राइट? आपके स्टेम्स को खा लेते हैं, या फिर कोई वो हुआ जैसे किसी ने प्लांट को कोई इंजरी पहुंचाई। ठीक है, अब वो मैकेनिकल भी हो सकती है, राइट? किसी ने आप में से किसी ने, या किसी ने किसी पर्सन ने कुल्हाड़ी उस पर मारी, ठीक है, उसको कट किया, तो इस तरह के वुंड्स। ठीक है, इस तरह के वुंड्स जो होते हैं ये एब्रेजन्स होते हैं जो कट करते हैं थ्रू विच द वायरसेस एंटर। आपने दरवाजा खोल दिया, ठीक है, अब ये प्लांट है। ठीक है, एक बहुत ही रफ सी ड्राइंग है, ये प्लांट है, और यहाँ पे आपने क्या किया कि हल्का सा जो है दरवाजा खोल दिया। ठीक है, ये इसका स्टेम सपोज ये इतना बड़ा था, ये अब यहाँ से वायरस एंटर कर जाएगा, या फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से वायरस एंटर कर जाएगा, लीफ खा लिया आपने। ठीक है, तो ये है कि एब्रेशंस क्रिएट ओपनिंग थ्रू विच द वायरस कैन एंटर, जैसे कि TMV और टोबैको मोज़ेक वायरस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वायरसेस दैट हैव बीन स्टडीड इन प्लांट्स। इनफैक्ट वायरस की डिस्कवरी में प्लांट्स का एक बहुत बड़ा रोल भी है। ठीक है, वेक्टर ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसेक्ट वेक्टर्स, एफिड्स फॉर पोटैटो वायरस, ठीक है, व्हाइट फ्लाइज फॉर जेमिनी वायरस, है ना, नेमेटोड्स, फंगाई, सीड ट्रांसमिट वायरस डायरेक्टली इनटू द सेल्स। ठीक है, वेक्टर ट्रांसमिशन के थ्रू, जैसे हमें एडीज एगेप्टिक काटता है या एनोफिलीज मॉस्किटो काटता है, हमें वो करता है, बीमारियां कॉज करता है, ऐसे प्लांट्स को भी करता है, जैसे कि एफिड्स करता है। एफिड्स करते हैं पोटैटो वायरस। ठीक है, व्हाइट फ्लाइज जो है ये जेमिनी वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। नेमाटोड्स, फंगाई, ये भी एक तरह के आपके कॉजेटिव एजेंट्स बन जाते हैं प्लांट डिसीज के लिए। या फिर सीड में ही कोई वायरस एंटर कर गया, अब सीड में कोई वायरस एंटर कर गया तो डेफिनेट सी बात है प्लांट में वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा, राइट? ठीक है, तो अब आते हैं आगे, सेल टू सेल स्प्रेड वाया प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स में जो है एक इस तरह का स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, ये जैसे एक सेल है। ठीक है, I'm making a rough diagram but you should understand. ठीक है, ये आपको पता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वायरस इन्फेक्ट किया तो ये यहाँ पे भी जा सकता है, राइट?
तो दैट्स आल्सो अ मीडियम ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस, ठीक है। तो प्लांट वायरसेस इनकोड मूवमेंट प्रोटीन्स दैट मॉडिफाई प्लाज्मोडेस्माटा साइज एक्सक्लूजन लिमिट्स। अब जैसे पहले ये था, सपोज पहले जो प्लाज्मोडेस्माटा की साइज एक्सक्लूजन लिमिट थी वो सपोज 50 kd थी, सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, सपोज 50 kd थी। प्लांट वायरस के मूवमेंट प्रोटीन्स की वजह से ये सपोज हो गई 100 kd, और एक कोई वायरस है जो 75 kd का है, तो आराम से पहुंच जाएगा इस सेल से इस सेल में, ठीक है। ये अगेन ये रफ फिगर्स है, इमेजिनेटिव फिगर्स है, ये रियल फिगर्स नहीं है, बट हाँ, सपोज प्लाज्मोडेस्माटा की जो साइज एक्सक्लूजन लिमिट थी वो 50 kd थी। अब उसने उसको 100 kd में चेंज कर दिया तो 75 kd का आराम से वायरस पहुंच जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि हाईएस्ट लिमिट जो है वो लोएस्ट लिमिट जो है 30 kd हो, 30 kd से नीचे का नहीं जा सकता। तो इस तरह से आप साइज एक्सक्लूजन लिमिट के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे और पढ़ लेंगे, राइट। आगे चलते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट भी आपको प्लांट वायरसेस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि फ्लोएम के थ्रू, अब हमें पता है कि प्लांट जो है, प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या कराता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो फूड के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ, या टिपिकली नॉट एक्चुअली फूड, शुगर के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ स्टार्च और सुक्रोज, राइट। तो स्टार्च और सुक्रोज का हमने प्लांट फिजियोलॉजी के जो सेक्शन सी वाला पार्ट था उसमें खूब डिटेल में पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, तो प्लीज उनको आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि जब आप इसको ट्रांसलोकेट कराएंगे तो शुगर के साथ साथ सवाल का जवाब दीजिए कि प्लांट का सबसे फेवरेबल मोड ऑफ स्टोरेज क्या है एंड ट्रांसपोर्ट क्या है, वो जवाब आप दीजिएगा। तो उसके साथ साथ आपका जो है वायरॉन्स या वायरने आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आता है टीएमवी मूवमेंट प्रोटीन जो 30 किलो डेल्टा का है, डायलेट्स द प्लाज्मोडेस्माटा 2 to 3 नैनोमीटर रेस्टिंग टू 10 नैनोमीटर अलाउइंग द पैसेज ऑफ वायरल जीनोम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज 50 किलो डाल्टन की आपकी साइज एक्सक्लूजन लिमिट है, वायरस ने उसको चेंज कर दिया, आपकी जो है साइज एक्सक्लूजन लिमिट बढ़ गई, तो अब 75 किलो डाल्टन का वायरस पार्टिकल भी सेल के थ्रू मूवमेंट कर देगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राइट। तो बैक्टीरियल, अब वायरल वायरल के डिसीजेस खत्म हो गए, अब थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैक्टीरियल का रिकॉग्निशन किस तरह से होता है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एनिमल सेल्स की बात करेंगे हम। तो बैक्टीरियल अटैचमेंट इज मीडिएटेड बाय एडिशंस, राइट। एडिशंस आपको याद होंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड द होस्ट रिसेप्टर, जैसे कि फेम्ब्राई, पिलाई, ठीक है। टाइप 1 पिलाई ऑफ इकोलाई बाइंड्स मैनोस। अब यहाँ पे अगेन एक बैच द कॉलम आ सकता है कि टाइप 1 किस पे बाइंड करते हैं, मैनोस पे बाइंड करते हैं। रेजिड्यूज ऑन द यूरो एपिथेलियल, यूरो एपिथेलियल मतलब कुछ कुछ आपके यूरिनरी ट्रैक से, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स। पी पिलाई बाइंड्स टू द गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ऑन द किडनी सेल्स, ठीक है। अगेन ये इंफॉर्मेटिव है बट आ सकता है, ठीक है। नॉन फिम्ब्राइल एडिशंस में क्या क्या आता है, स्टेफाइलोकोकस, और ये जो है ये प्रोटीन्स MSCRAMM, ठीक है, प्रोटीन्स को बाइंड करता है। ये फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, कोलेजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है, बाइंड द ईसीएम कंपोनेंट्स, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस और यस, ठीक है, MSCRAMM प्रोटीन्स, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आप इसको याद रखेंगे। लैपोटोइक एसिड में एल ग्राम पॉजिटिव बाइंड करता है, एलपीएस ग्राम नेगेटिव करता है, आर पैम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय TLR2 एंड TLR4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिली कि सबसे पहले तो टाइप 1 पिलाई मैनोस को बाइंड करता है, स्टेफाइलो को, और पी पिलाई गैलेक्टोस यूनिट्स को बाइंड करता है किडनी सेल्स में, ठीक है। नॉन फेमरल पिलाई में, नॉन फेमरल एडिशंस में स्टेफाइलोकोकस और ये इसका MSCRAMM प्रोटीन्स आते हैं, जो फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, कोलेजन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, एंड दे बाइंड द ECM यानी एक्स्ट्रा सेलुलर
मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्सेस को बाइंड करते हैं, कंपोनेंट्स को बाइंड करते हैं। उसके बाद लिपोइक एसिड जो आपका ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है और एलपीएस जो ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, दे आर पैम्स। पैम्स क्या है? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स या रिकॉग्नाइज्ड बाय TLR2 एंड TLR4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो ऐसे ही अब आपके आते हैं बैक्टीरियल इन्वेजन मैकेनिज्म्स। ये भी इसी तरह से आते हैं जैसे कि आपका सबसे पहले आ गया जिपर मैकेनिज्म। जिपर मैकेनिज्म कुछ नहीं है, रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस लाइक है, जिसमें बैक्टीरियल सरफेस प्रोटीन आपकी टाइटली बाइंड करते हैं होस्ट रिसेप्टर पे। कहाँ पे बाइंड करते हैं? होस्ट रिसेप्टर पे। तो जैसे कि मैंने वायरल में बताया था, वैसे जैसे सपोज ये एक होस्ट रिसेप्टर है, ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का एक प्रोटीन है कोई, ठीक है, ये बाइंड करते हैं इस पर, ठीक है। फिर सीक्वेंशियल एंगेजमेंट ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल अराउंड द बैक्टीरियम, engulfment by zipping of most of the membrane। ये आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, ये यूज करता है इंटरनैलिन को जो बाइंड करता है ई कैटरिक, ठीक है। तो ये एक मैच द कॉलम आपका आ सकता है। उसके बाद इंटरनैलिन बी हेपेटोसाइटिक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का मेट और सीमेट का ये बाइंडिंग करता है, ठीक है। इंटरनैलिन बी बाइंड करता है आपके हेपेटोसाइटिक ग्रोथ फैक्टर पे, रिसेप्टर पे, ठीक है। और लिस्टीरिया आपका काम बाइंड करता है ई कैटरिक। तो कैडेरिन, सेलेक्टेंस, इंटीग्रेंस, ये सब आपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पढ़े। मैं भी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने हो सकता है पढ़े हो, याद आ रहा हो आपको, रिकॉल कर पा रहे हो, तो इनसे बाइंड करते हैं। उसी तरह यर्सीनिया पेस्टिस याद है? यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया होता है, वो देखिए वो बाइंड करता है आपका बीटा 1 इंटीग्रेंस पे, ठीक है। वाई एडी वाइट याड याड ए एन इन्वेजन्स बाइंड द इंटीग्रेंस, जिसका नाम ही इन्वेजन है। देखिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस मैंने पहले बताया, फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे एंगेज करते हैं, इंटीग्रिन ब्रिज होता है, ठीक है। ट्रिगर मैकेनिज्म होता है मैक्रोपाइनोसाइटोसिस लाइक। मैक्रोपाइनोसाइटोसिस मतलब एक तरह का बैक्टीरिया इंजेक्ट करता है आपका एक सिक्रीशन सिस्टम। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के जो वो होता है प्लांट जेनेटिक आपकी बायोलॉजी है, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उससे भी रिलेटेड होता है। तो बैक्टीरिया इंजेक्ट करता है अपना टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम्स, T3SS, यानी टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम दैट एक्टिवेट होस्ट एक्टिन cytoskeleton GTPases, RAC1 and CTC2 causing membrane reshuffling and macropinocytosis, ठीक है, ओके। जिसमें एग्जांपल आता है आपके साल्मोनेला, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर्स डाउन अपटेक into membrane ruffle like structure, Shigella similarly uses IPKC। अब हो सकता है आपको ये सब चीजें याद ना रहे, बट हाँ अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो हो सकता है आपको एग्जाम टाइम पे याद आ जाए, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर इतना डीप में ना पूछे, लेकिन हाँ ये पूछ ले कि बैक्टीरिया बाइंड्स टू एक्स्ट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स लाइक, जैसे पूछ ले इंटीग्रिन्स, सेलेक्टेंस, ठीक है, और ये आपका फाइब्रोनेक्टिन, तो आप कम से कम उस स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग करने के काबिल हो जाएंगे इस सेशन को देखने के बाद, ठीक है। और अगर आपको याद रह जाए तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगेन सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो सब कुछ याद हो पाना आई आई गेस कि बहुत मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम अगर याद हो जाता है, अब जैसे उसने लिख दिया कि बैक्टीरिया अनलाइक वायरसेस डू नॉट यूज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना दोस्त, क्योंकि बैक्टीरिया भी वायरसेस की तरह रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या बैक्टीरिया डू नॉट यूज, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो वैसे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट गलत होते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, बट अगर आपको नॉलेज होगी तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद फैगोसाइटोसिस, आपको पता है प्रोफेशनल फैगोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए। इन्होंने क्या किया कि इंटरनेट करते हैं बैक्टीरिया को बाय द एफसी रिसेप्टर, ठीक है। And complement receptors, some pathogens mycobacterium have evolved to survive within these phagocytes, ठीक है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस कुछ भी है, वो आपकी सेल के अंदर सर्वाइव कैसे कर। सेल के अंदर सर्वाइव करना आसान बात नहीं है,
बैक्टीरिया की भी क्या एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज है, मतलब इट्स अमेजिंग हाउ बैक्टीरिया और वायरस और एनी पैथोजन फॉर दैट मैटर सर्वाइव्स इनसाइड द होस्ट सेल। कभी इस पे भी एक डिटेल लेक्चर लूंगा, वो आपको पसंद आएगा, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सिस्टम्स है, देखिए प्रेस्कॉट की माइक्रोबायोलॉजी से ये किताब का फिगर मैंने यूज किया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 सिक्रीशन सिस्टम्स है, ठीक है। अब जैसे टाइप 1 में टॉल सी आ रहा है, तो इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीजें तो यही समझ लेते हैं, जैसे वो मैच द कॉलम में क्या क्या आपसे पूछ सकता है। टाइप 1 में क्या आ रहा है, टॉल सी आ रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। टाइप 2 में क्या आ रहा है, ये कुछ कुछ आपका जो वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं था, एटीपी एज वाला कॉम्प्लेक्स, राइट, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखा गया था, उससे एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। टाइप 3 में क्या यूज हो रहा है, देखिए टाइप 2 में आप PULS पल एस यूज कर रहे हैं, टाइप 3 में आप यॉ प्रोटीन्स का यूज कर रहे हैं, एक YSHG, ठीक है। टाइप 3 के प्रोटीन के लिए आपको शेप्रोन की भी जरूरत है, जो कि प्रोटीन फोल्डिंग मशीनरी है, राइट। उसके बाद आपका प्रोटीन जो है एक टैट में भी कहीं कहीं आपको काम करता है, जो आपका या तो टाइप 2 में काम कर सकता है, टाइप 4 में काम कर सकता है, टाइप 5 में, सॉरी, ठीक है, टैट प्रोटीन। उसके बाद टाइप 5 में आपका ये देखिए सेक डी सिस्टम आता है, ठीक है। टाइप 4 में आपका आता है अगेन शेप्रोन और सेक डी सिस्टम। अब सेक डी सिस्टम जिसमें EFGY, ठीक है, ये जो सिस्टम है, जो सेगडी डिपेंडेंट सिस्टम्स है, उसमें कौन कौन से आता है, टाइप 2, टाइप 5 एंड टाइप 4। वो एक स्टेटमेंट केवल ये बनाएगा और कुछ बनाएगा ही नहीं। यहाँ से ये स्टेटमेंट बना देगा कि द secretion systems in bacteria uses ATP as their energy component, ट्रू स्टेटमेंट है। सेक डिपेंडेंट सिस्टम्स इंक्लूड टाइप 2, टाइप 5 एंड टाइप 4, दूसरा स्टेटमेंट बन गया। SECD dependent systems also are the part of type 1 times 3 system, गलत हो गया। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल एग्जाम टफ आ रहा है, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, सभी मेंटर सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको एक एडेड एडवांटेज जरूर होना चाहिए, आपको डेप्थ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, आगे चलते हैं। तो सिक्रीशन सिस्टम्स क्या है, ये एक तरह के मॉलिक्यूलर नैनो मशीन्स हैं जो यूज करते हैं बैक्टीरिया एक्सपोर्ट देयर प्रोटीन्स। ये एक्सपोर्टेशन कहाँ पे होता है, एक्सपोर्टेशन ये होता है या तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट पे, ठीक है, या फिर डायरेक्टली इनटू द टारगेट होस्ट सेल टू मैनिपुलेट होस्ट बायोलॉजी, compete विद अदर बैक्टीरिया एंड एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। एक बैक्टीरिया है, इसने अपना सिक्रीशन सिस्टम यूज किया दूसरे बैक्टीरिया को मैनिपुलेट करने के लिए या होस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये कुछ कुछ सिरिंज की तरह होता है, जैसा इंजेक्शन लगता है सिरिंज लगती है वैसे होता है, ठीक है। तो अब ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगेन ये गेट में भी आ सकती है और पार्ट बी में भी आ सकती है, CSIR के, कि T3SS स्ट्रक्चरली इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियम फ्लैजिलम, ठीक है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला से ये रिलेटेड होता है, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम, एवोल्यूशनरी रिलेटेड टू द बेसल बॉडी, इट रिक्वायर्स एन ADPase, ठीक है, INVC in salmonella to unfold and thread effectors through the 3 nanometer needle. Calcium depletion triggers the secretion upon the host cell. तो ये भी पूछा जा सकता है, क्या टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम में कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल है। अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है, डेप्थ नहीं पता है, तो आप इस तरह के सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और आ सकता है। टाइप 4 secretion system is evolutionary derived from the conjugation pilus, ठीक है। टाइप 3 किसके लिए था, बैक्टीरियम फ्लैजिलम के लिए, यानी कि ये देखिए यहां से ये बैक्टीरिया का फ्लैजिलम आया, यहां से आया टाइप 3, और जो कॉन्जुगेशन पाइलस होता है, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन पाइलस है, दूसरे बैक्टीरिया के लिए जो कॉन्जुगेशन पाइलस होता है, वहां से आया आपका टाइप 4, and is the only system that can transfer nucleoprotein complexes, DNA plus protein, exploited by agrobacterium to deliver tDNA into plant. इसीलिए मैं कह रहा था कि टाइप
सिक्रीशन टाइप्स जो होते हैं सिक्रीशन सिस्टम से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा आपसे अगेन। ठीक है, अब ये अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप नहीं कर पाएंगे, आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे। और जहां एक एक नंबर पे रैंक डिसाइड होती है और जेआरएफ डिसाइड होता हो, वहां मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ मेजर चीजें मिस करनी चाहिए। राइट, ओके। अब ये आ गया आपका, मैंने कुछ आपको टाइप सिग्निफिकेंट सिस्टम्स बता दिए भाई कि ये जैसे टाइप 1 एबीसी ट्रांसपोर्टर है, ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, सिक्रेट करता है टॉक्सिन्स प्रोटीएजेस, इकोलाई में पाया जाता है, हीमोलाइसिस में। टाइप 2 पिस्टन लाइक स्यूडोपाइलस है, ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, सिक्रेट एंजाइम करता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, कोलरा टॉक्सिन। ठीक है, विब्रोकोलरी का। उसके बाद टाइप 3 नीडल लाइक है, जैसे कि अभी हमने पता लगाया, ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, इंजेक्ट करता है आपका इफेक्टर्स डायरेक्टली इनटू द यूकैरियोटिक सेल्स, राइट, जैसे कि सालोमोनेला, शिजेला। ठीक है, उसके बाद टाइप 4 इवॉल्व फ्रॉम कॉन्जुगेशन मशीनरी। ठीक है, ये ट्रांसफर करता है आपका, इट्स द ओनली सिस्टम दैट कैन ट्रांसफर द डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन यूकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, पाइलोराई में पाया जाता है और एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। पूरी की पूरी प्लांट बायोटेक लगभग 50% 60% से ज्यादा प्लांट बायोटेक इसी चीज पे बेस्ड है। टाइप 5 सिक्रीशन सिस्टम सेल्फ इंसर्टिंग है, ऑटो ट्रांसपोर्टर है, ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, डिलीवर्ड एडिशन टॉक्सिन्स। ठीक है, उसके बाद टू सरफेस बोटेडिल्ला। ठीक है, टाइप 6 कॉन्ट्रेक्टाइल लाइक फेज टेल लाइक होता है, किल्स कंपीटिंग बैक्टीरिया इन यूकैरियोटिक सेल, स्यूडोमोनास में पाया जाता है। सेक्स सिस्टम आपका जो है यूनिवर्सल है, ट्रांसलोकॉन है, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ये बोथ में पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। T4SS यानी टाइप 4 secretion system is the only system amongst these system जो कि ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है। ठीक है, बाकी ज्यादातर ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है। राइट, ग्राम पॉजिटिव में भी मिल सकता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में सिक्रीशन सिस्टम्स की जो मिलने की एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा है। ऑलमोस्ट ऑल सिक्रीटेड प्रोटीन्स पास टू दिस टैट सिस्टम, ट्रांसलोकेट फोल्डेड सिस्टम, ये भी साथ में पाया जाता है, एंड एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी फोल्डेड प्रोटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है। टैट सिस्टम जो है वो ऑलरेडी फोल्डेड प्रोटीन्स के बारे में बात करता है, सल्फा मेटाबॉलिज्म एंजाइम। ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें अगेन रटने वाली ही चीजें, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं है, ज्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अभी तक का सेशन पसंद आया है तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेलुलर सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज। अब देखिए, बैक्टीरिया अंदर घुस गया या पैथोजन अंदर घुस गया फॉर दैट मैटर, अब वो अंदर सर्वाइव भी तो करेगा भाई। अंदर वैक्यूल है, एंजाइम्स है, पेरोक्सीडेजेस हैं, एसिडिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, आपका जो है सेलुलर अंदर मशीनरी इस तरह की है कि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ऐसे थोड़ी ना घुसने देगा। ठीक है, उसको इन्वेड कैसे करता है। तो प्रॉपर्टी वही है जो आप मूवीज में देखते हैं कि अगर आप किसी कंट्री को बर्बाद करना चाहते हैं तो आप उसका डिफेंस मैकेनिज्म तोड़ दीजिए, या फिर अंदर के किसी आदमी का मिला हुआ होना हो। वही चीजें होती है, वही चीजें बैक्टीरिया भी करता है। तो देखिए, वैक्यूलर पैथोजेंस क्या करते हैं, वैक्यूलर यानी जो वैक्यूल्स में पाए जाते हैं या लाइसोसोम एंडोसोम में पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। दे रिमेन in the membrane bound vacuoles and modify the vacuole to prevent fusion with the lysosome. लाइसोसोम से फ्यूजन ही प्रिवेंट कर देते हैं। अगेन इसका जो मैकेनिस्टिक प्रॉपर्टी है या मैकेनिस्टिक जो बिहेवियर है, उस पर बहुत अच्छी एडवांस रिसर्च चल रही है। कभी हो सकता है मौका मिले रिसर्च करने का तो करिएगा। मॉडिफाई कर देते हैं, जेनेटिक चेंजेस कर देंगे, प्रोटीन का ट्रंकेशन करा देंगे, क्या कर देंगे, प्रोटीन की एक्टिव साइट को डैमेज कर देंगे। इस तरह से कुछ कुछ वैक्यूलर पैथोजेंस काम करते हैं। साइटोसोलिक पैथोजेंस क्या करते हैं, दे एस्केप द वैक्यूल एंड एंटर इनटू द साइटोसोल। अब आपके एग्जाम के लिए पहली बात तो ये तो जानना जरूरी है कि वैक्यूलर पैथोजेंस साइटोसोलिक पैथोजेंस में फर्क क्या है। उसके एग्जांपल्स, वैक्यूलर में जैसे साल्मोनेला आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट करना इतना मुश्किल क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि वो आपका जो लाइसोसोम की एक्टिविटी और जो उसका जो पावर होती है उसी को पहली बात तो डिफ्यूज कर जाता है। दूसरी बात, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काफी लंबे समय तक रह सकता है आपकी बॉडी के अंदर।
काफी लंबे समय तक रह सकता है, रिकरिंग भी हो सकती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, राइट। और एक ऐसा समय था, अनफॉर्चुनेटली, मेरे पेरेंट्स बताते हैं, शायद आप लोगों के भी पेरेंट्स या दादा दादी बताते होंगे, कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा कस्बा टीबी का शिकार होता था, एंड इट वाज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, अनफॉर्चुनेट। तो देखिए, तरक्की हुई है मेडिसिन में, साइंस में बहुत तरक्की हुई है, एंड वी शुड थैंक द साइंटिस्ट एंड द डॉक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन सच थिंग्स, ठीक है। तो ये एक ऐसे मौके पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम देखिए कितनी दूर आ गए, ठीक है। तो वन मस्ट नेवर लूज होप, ठीक है, एंड वन शुड कंटिन्यू स्टडिंग अबाउट साइंस, ठीक है। साइटोसोलिक पैथोजेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया, तो लिस्टीरिया जैसे कि एग्जांपल हो गया, शिजीला हो गया, रिकेट्सिया हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो आपको याद होने चाहिए, एंड आई थिंक दैट कुड हेल्प यू इन योर एग्जाम। मैच द कॉलम में अगेन आ सकता है, या वो स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग। अब एनिमल्स में तो एंटर हो गए, प्लांट्स में अगेन कैसे करेगा? तो जैसे कि मैंने आपको वायरसेस के लिए बताया, वैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया भी एंटर करते हैं। पहले तो वुंड, ठीक है। नेचुरल ओपनिंग्स में क्या है, जैसे स्टोमेटा है, स्टोमेटा के साथ गैस के साथ एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, भाई साहब बैक्टीरिया भी घुस गए, ठीक है। हाइड्रोथोड से घुस सकते हैं, लेंटेकस से घुस सकते हैं, नेक्टेयर से घुस सकते हैं, ठीक है। पैसिव एंट्री विद वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वाटर के साथ साथ चुपके चुपके निकल लिए, ठीक है। वुंड प्रूनिंग, प्रूनिंग बेसिकली क्या होता है, मैंने ये शब्द इसलिए डाला है क्योंकि अगर आपको एग्जाम में है तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, डिलिबरेट कटिंग ऑफ द प्लांट ब्रांचेस, जैसे जो गार्डनर्स होते हैं, या मोर स्पेसिफिकली जो हॉर्टिकल्चर्स होते हैं, मतलब गार्डनर्स तो वैसे करते हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो भी कभी कभार प्रूनिंग करते हैं, राइट। तो वो जो प्रूनिंग करते हैं, तो उसमें कभी कभार वो डिलिबरेटली प्लांट की ब्रांचेस को काटते हैं ताकि उसको वो ब्यूटिफाई कर पाए। गार्डनिस्ट भी यही करता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट उसको बहुत ही एडवांस लेवल पे करता है, गार्डनिस्ट एक छोटे लेवल पे करता है, ठीक है। या हॉर्टिकल्चरिस्ट उसमें और ज्यादा पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करेगा, फ्लोरिस्ट जो होता है। अब प्रूनिंग की वजह से क्या होता है कि एक रास्ता मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी किसी ने कट लगा दी, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही थी सपोज, ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही थी। अब यहाँ पे इस ब्रांच को हटा दिया गया, देखिए यहाँ कट लग गया, कट लग गया तो बैक्टीरिया यहाँ पे अंदर आ सकता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, तो यहाँ से भी बैक्टीरिया अंदर आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है। तो दैट्स हाउ प्रूनिंग वर्क्स, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स तो है ही हैं आपके, जैसे इंसेक्ट्स, जाइलेला फॉर जाइलम फीडिंग, शार्प शूटर्स, ठीक है, नेमाटोड्स हो गए आपके। तो ये सब तो आपके रहते ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर एंट्रिंग क्या करते हैं, या तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे कर लेंगे, रिमेन्स इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्यूडोमोनास, सिरिंजी, ज़ैंथोमोनास। वेस्कुलर पैथोजेंस क्या कर सकते हैं, कोलोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां कोलोनाइज किया था प्लांट में, ओ सॉरी एनिमल में, वैसे प्लांट में भी कर सकते हैं। जाइजिला और राल्स्टोनिया, राल्स्टोनिया पे तो बहुत अच्छा काम होता है। राल्स्टोनिया तो इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड प्लांट और माइक्रोब इंटरेक्शन है, कभी काम करने का मौका मिले तो काम करिएगा राल्स्टोनिया पे। और फ्लोएम का काम हो सकता है, ठीक है। फ्लोएम में कौन कर सकता है, कैंडिडेटस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड है, जैसे मैंने बताया, टाइप्स ऑफ सिक्रीशन सिस्टम टू अफेक्ट द effector proteins, AVR proteins into the plant cells and suppress plant triggered immunity, ठीक है। जब मैंने पहली बार प्लांट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे लगता था कि वाओ, प्लांट्स के पास भी एक इम्यून सिस्टम है, और काफी हद तक वो इम्यून सिस्टम हमसे मैच करता है, राइट। आगे आने वाला है वो टॉप प्लांट इम्यूनिटी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक पे, एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। इट्स अ स्पेशल केस, मैंने आपको पहले भी याद करवाने की कोशिश की है, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम है, राइट। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस क्या कराता है, क्राउन गॉल डिसीज और राइजोजियस रूट गॉल डिसीज कराता है, ये याद रखिएगा, राइट। ओके,
तो ट्रांसफर करता है टीडीएनए ऑन्कोजेनिक डीएनए फ्रॉम टाइप प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल न्यूक्लियस विल इंटीग्रेट इनटू द प्लांट जीनोम। अगर मुझे मौका मिले तो मैं जो प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें इसका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी हम वी आर ओनली स्टडिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस। अभी हम उसका अप्लाइड वाला पार्ट नहीं देख रहे। खैर, वुंड रिकॉग्निशन, एसिडोसिरिंजोन एंड अदर फिनोलिक्स फ्रॉम द वुंडेड पार्ट, ठीक है, ये एक्टिवेट करते हैं वेट जीन्स को, आपको पता है। फिर टीडीएनए प्रोसेसिंग होती है एंडोन्यूक्लियस की तरह। ये तो कितनी बार मैच्ड कॉलम में आ चुका है और आता रहेगा। मैच्ड कॉलम में नहीं आएगा, उसमें आएगा, स्टेटमेंट वाइज में आ जाएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। VD2 एंडोन्यूक्लियस होता है, निक करता है आपका टीडीएनए को, बॉर्डर्स को, सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए कोटेड विद ई। ये क्या होती है? इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, टी कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप, फिर आता है आपका टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम में आपका ये आता है कि T complex is transferred from bacteria into the plant's cell cytoplasm. Nuclear targeting आपकी VD2 VE2 की होती है, carry the NLS यानी कि nuclear localization signal import into the nucleus via importance. Integration, tDNA integrates into the plant genome, expresses IPT यानी cytokine synthesis, and IAA and IAAH यानी ऑक्सीजन सिंथेसिस। तो साइटोकाइन और ऑक्सीजन दोनों की सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो एक्सप्रेसेस, ठीक है, क्योंकि ट्यूमर क्या है? ट्यूमर बेसिकली एक ग्रोथ ही तो है, तो ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत होगी। एंड वी ऑल नो दैट साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन आर वेरी गुड, इनफैक्ट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। तो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है नॉक और ऑस जीन से ओपाइन सिंथेसिस के लिए, दे आर द फूड सोर्स फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, अब तक तो याद हो ही जानी चाहिए, और नहीं याद है तो अभी आप इस सेशन के माध्यम से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें से कितने सवाल बनेंगे वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, टॉपिक बहुत बार आ चुका है, तो मिस नहीं करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर इट्स अ टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। आगे तो देखिए, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किस तरह से बैक्टीरिया और वायरस और इनफैक्ट डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस जो है वो इन्फेक्ट करते हैं आपके, क्या कहते हैं, होस्ट को। तो हम अब ये देखते हैं कि एक बार उन्होंने इन्फेक्ट कर लिया, हाईजैक करते हैं, तो किस तरह से सेलुलर बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। उसकी कुछ ब्रॉड कैटेगरीज ये हैं कि देखिए, एक तो वो सेल मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है। एक आपके वो साइटोस्केलेटन सिस्टम्स को चेंज कर देते हैं, सबवर्ट कर देते हैं। सबवर्ट मतलब चेंज करना, राइट। एक वो आपकी वेसिकुलर ट्रैफिकिंग को अफेक्ट करते हैं। अगेन वेस्कुलर ट्रैफिकिंग के साथ साथ जीन सिग्नलिंग कैस्केड्स को भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके जीन एक्सप्रेशन को भी इफेक्ट करते हैं, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, उसको भी इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट ये सारे के सारे फीचर्स आपको आपके ऑल्ट्रेशन ऑफ होस्ट सेल्स में दिख जाएंगे बाय पैथोजेंस, एंड नॉट ओनली बाय पैथोजेंस। अगर आप कोई भी डिसीज पढ़ना चाहेंगे, और डिसीज को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आ रही होगी। अब ये आपका स्टेटमेंट बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल बिहेवियर बाय पैथोजेंस। तो इसमें ये सारे आते हैं, तो आप याद रखेंगे इन चीजों को तो आपको फायदा मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में। ओके, तो अगर आप साइटोस्केलेटल मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइटोस्केलेटल मैनिपुलेशन आप किस तरह से देख पाएंगे? सबसे पहले तो आप एक्टिन के न्यूक्लिएशन के बारे में देख पाएंगे, जैसे कि लिस्टीरिया। लिस्टीरिया एक्ट ए प्रोटीन पे काम करता है, शिजेला ISCA पे काम करता है, रिकेट्सिया रिक ए पे काम करता है। ये क्या करते हैं? दे ऑल रिक्रूट क्या? Host ARP23 complex to polymerize actin at the bacterial surface, actin comet tail for motility, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ARP23 कॉम्प्लेक्स का कितना सिग्निफिकेंस है, राइट। अब ये पॉलीमराइज करते हैं एक्टिन एट द बैक्टीरियल सरफेस, एक्टिन कॉमेट टेल फॉर द मोटिलिटी। ये आप चीजें याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका एक्टिन डिसअसेंबली।
एक्टिन डिसअसेंबली जो होता है आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फॉर साइटोस्केलेटल मैनिपुलेशन। ये कौन करता है? जैसे साल्मोनेला करता है, ठीक है। ये क्या करता है? एडीपी राइबोसिलेट्स जी एक्टिन। साल्मोनेला एडीबी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो आपका राइबोसिलेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड राइबोसिलेशन होता है, करता है क्या? जी एक्टिन करता है, ठीक है। अगेन अब ये आपके आ सकते हैं मैच कॉलम में कि एक्टिन न्यूक्लिएशन में कौन कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं, ठीक है। एक्टिन डी असेंबली में क्या क्या करता है? साल्मोनेला करता है, यर्सीनिया पेस्टिस याद आया, यर्सीनिया यूप एच, ठीक है। टायरोसिन फॉस्फेटेस डीफॉस्फोराइलेट्स फोकल एडिशन प्रोटीन्स and blocks the phagocytosis. I mean, how beautiful how mechanistically beautiful and how mechanistically elegant this is कि आप इस चीज को देखिए कि एक्टिन डिसअसेंबली तो साल्मोनेला में आपका एडीपी राइबोसिलेट हो जाता है, जी एक्टिन, एंड जर्सीनिया में आपका डीफॉस्फोराइलेट होता है फोकल एडिशन प्रोटीन्स। और फोकल एडिशन प्रोटीन्स क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस में काम करते हैं। तो आपने जो है फैगोसाइटोसिस को ही रोक दिया। एंड फैगोसाइटोसिस एज वी ऑल नो सेल ईटिंग एंड इट्स अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है काम करते हैं, ठीक है। ट्यूबलिन टारगेटिंग, ट्यूबलिन में क्या आएगा आपका? क्लेमाइडिया। ये प्रोटियोसोम यूबिक्यूटिन मीडिएटेड लाइगेज का एक्टिवेट कर रहा है, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन को हाईजैक करता है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के सवाल बन सकते हैं। पहली बात तो ये बन सकता है कि एक्टिन न्यूक्लिएशन, एक्टिन डिसअसेंबली और ट्यूबलिन टारगेटिंग किस किस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, दैट कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। दूसरा उसका मैकेनिज्म थोड़ा पूछ सकता है। मैकेनिज्म ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, लेट मी बी वेरी क्लियर, लेकिन एक्टिन न्यूक्लिएशन, एक्टिन डिसअसेंबली और ट्यूबलिन टारगेटिंग हो सकती है, ये पूछा जा सकता है। दैट इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। अगेन मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये जरूरी नहीं कि पूछा जाए, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सबको फायदा मिलेगा, दैट्स अ गारंटी, ठीक है। आगे चल, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जिस तरह से साइटोस्केलेटल मूवमेंट्स जो है, साइटोस्केलेटल जो आपका पूरा पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, उसी तरह से कुछ चेंजेस आपके जो है इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, दैट इज सिग्नलिंग पाथवे। कौन कौन से पाथवेज हैं? देखिए, एक तो एनएफ कापा बीटा हो गया, ठीक है। एक आपका जैक हो गया, एक आपका एमएपी काइनेज या ईआरके काइनेज हो गया। जीपीसीआर तो इनफैक्ट 70% ऑफ द जो भी आपके ड्रग्स बनते हैं, आपको जान के ये हैरानी होगी थोड़ा कि जितने भी आपके ड्रग्स बनते हैं उसमें 70% में जीपीसीआर आर और जीपीसीआर सेल सिग्नलिंग को ही टारगेट करते हैं। तो जीपीसीआर इज अ वेरी ह्यूज ब्रांच ऑफ द सेल सिग्नलिंग pathways that are hijacked by पैथोजेंस। इसमें लिखा भी हुआ है डाइवर्स पैथोजेंस, राइट। ऑटोफेगी एक हो गया, ठीक है। इसमें पैथोजन थोड़ा सा देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। येटसीनिया जैसे एनएफ कापा बीटा, हाइलोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी, साल्मोनेला, ठीक है, और लिनोजिना या बर्सिला, ठीक है। करते कैसे हैं? एनएफ कापा बीटा जब येटसीनिया में होता है, ठीक है, तो वो कैसे इनहिबिट करता है? एसिटाइलेट कर देता है आई के बीटा को, ब्लॉक कर देता है आई के बीटा फॉस्फोराइलेशन, एनएफ कापा बीटा रिमेन्स इनएक्टिव, ठीक है। एनएफ कापा बीटा इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे है, इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इनफैक्ट एनएफ कापा बीटा पाथवे में, ठीक है। जब यही इनएक्टिव होगा तो आगे का डाउनस्ट्रीम प्रोसेस नहीं हो पाएगा। एनएफ कापा बीटा में एक और चीज होती है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है, और देन डैम्पेंस इट, डैम्पेंस मतलब उसको रिड्यूस कर देना, ठीक है। ये कैसे करता है? इनिशियली इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है एंड देन इसको डैम्पन कर देता है, ठीक है। उसके बाद जैक स्टेट पाथवे जो आपका टॉक्सोप्लाज्मा में देखा जाता है, TGIHA इनहिबिट्स द STAT1, ठीक है, ब्लॉक्स द इंटरफेरॉन गामा सिग्नलिंग, ठीक है। ये मैं आपको इम्यूनोलॉजी के कोर्सेज में आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैप एक्टिवेट करता है आपका AKT वाया PI3 के, प्रमोट करता है सर्वाइवल, ठीक है। ये कुछ कुछ ऑटोफेजी से लिंक्ड है, ठीक है।
देन अगेन जीपीसीआर सिग्नलिंग आपका होता है टारगेट जीपीसीआर एंड आरकेटीज टू मैनिपुलेट द सीएमपी कैल्शियम PI3K AKT एक्सेस MAP के पाथवेज, ठीक है। लास्ट में आता है आपका ऑटोफैगी जिसमें टाइफोसिक्रेशन सिस्टम होता है, राइट, इफेक्ट ऑटोफेगोसोम मैचुरेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एंड यू मस्ट नो दैम, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक सेकेंड बस, ये आपके लिए क्लीन एंड क्लियर स्लाइड। ओके, एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग में क्या होता है? पहली बात तो एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कुछ मिथाइलेशन डी एसिटाइलेशन डी एसिटाइलेशन इनसे रिलेटेड होती है। देन अगेन जैसे क्लाइमिडिया, ये इफेक्ट करता है NUE मिथाइलेट्स हिस्टोन H3 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। लिस्टीरिया LNTA इनहिबिट्स द BADH chromatin repressor complex activates interferon stimulated genes, ठीक है। उसके बाद HIV टैग प्रोटीन इंटरेक्ट्स विद PTFB to activate RNA pol 2 elongation of viral genes, ठीक है। These are the things that you should remember, ठीक है। उसके बाद होस्ट मेटाबॉलिज्म ऑल्टरेशन कैसे होता है? ये रीपर्पस करते हैं होस्ट मेटाबॉलिक पाथवे फॉर न्यूट्रिएंट एक्विजिशन। अब ATP बन रही है, ATP बैक्टीरिया को भी चाहिए, ATP होस्ट को भी चाहिए, तो ये क्या करते हैं बड़ी चालाकी से, वो जो ATP होस्ट बना रहा है इसको खुद के काम के लिए यूज करते हैं, राइट। कितना कितना मैजिकल है, कितना मैजिकल है, कितना ब्रूटल है, एट द सेम टाइम कितना एलिगेंट है। बैक्टीरिया की नजर से देखा जाए तो बड़ा मैजिकल है, होस्ट की नजर से देखा जाए तो बड़ा ब्रूटल है, लेकिन इट्स सच एन एलिगेंट प्रोसेस। मतलब इन्फेक्शन और इन्फेक्शन बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं कहीं पे भी, कोई भी सिस्टम्स के साथ पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट सिस्टम्स के साथ पढ़े, एनिमल सिस्टम्स के साथ पढ़े, इट्स ट्रेमेंडस, मतलब बहुत अच्छा है ये एक तरीका बायोलॉजी को समझने का, ठीक है। अब क्लेमाइडिया को ATP चाहिए, तो वो क्या करता है, डेडिकेटेड बाय द ATP ADP ट्रांसलोकेज, वाह, इसके पास तो पूरा ट्रांसलोकेज ही है, पैरासाइट को बेनिफिट करता है फ्रॉम होस्ट ATP, ठीक है। इसी तरह से टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा क्या करता है, टॉक्सोप्लाज्मा रिक्रूट्स होस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, वाह जी वाह, उसने होस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया को वो कर लिया, रिक्रूट कर लिया, एंड पैरासिटोफोरस वैक्यूल्स मेम्ब्रेन फॉर एनर्जी, ठीक है। एट द सेम टाइम माइकोबैक्टीरियम क्या करता है, एक्सेस करता है फैटी एसिड फ्रॉम होस्ट लिपिड ड्रॉपलेट्स फॉर कार्बन सोर्स। इससे दो चीजें समझ में आ रही, पहली बात तो ये आ रही है कि जो हम मजाक उड़ाते रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मीम बहुत चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिर्फ ATP जनरेशन का नहीं है, बहुत, इनफैक्ट इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज सच एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके डिसीज जनरेशन का एटलीस्ट 50% डिसीजेस में, एटलीस्ट आई एम टेलिंग नॉट एट मोस्ट, एटलीस्ट 50% डिसीजेस में जो आपके इस तरह के मेटाबॉलिक डिसीजेस होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम, और इसी तरह से माइकोबैक्टीरियम तो बहुत फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, फ्रॉम होस्ट लिपिड ड्रॉपलेट्स फॉर द कार्बन सोर्स। हाउ एलिगेंट इज दैट, ठीक है। ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब ये कुछ आते हैं इनके की एग्जांपल्स बैक्टीरियल डिसीजेज एनिमल्स के, जैसे कि आपका कोलरा टॉक्सिन हो गया, ठीक है, ये ADP को राइबोसिलेट करता है, GS अल्फा परमानेंट एक्टिवेशन, CMP लेवल बढ़ गया, क्लोरीन सिक्रीशन, ठीक है। क्लोरीन सिक्रीशन की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, राइट, डायरिया, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है बट हाँ कंसेप्ट समझिए, डायरिया जैसी कंडीशन हो सकती है। टाइफॉइड में क्या होता है, T3SS इफेक्टर्स, ठीक है, होते हैं, VI एंटीजन कैप्सूल होता है, अवॉइड लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। शिजोरोसिस में क्या होता है, T3SS बैक्टीरिया होता है, वो सेक्रेशन सिस्टम होते हैं, साइटोसोलिक एक्टिन मोबिलिटी, शिजिला टॉक्सिन इनहिबिट्स 23S rRNA, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में वैक्सी माइकोलिक एसिड सेल वॉल ब्लॉक्स द फेगोसोमल एसिडिफिकेशन,
MAN-LAM inhibits the macrophage activation. Anthrax, Bacillus anthracis, tripeptide toxin PA plus EF यानी एडिनाइल साइक्लेट प्लस CAMP और PA plus LF मेटालोप्रोटीएस MAP की कैस्केड डिस्ट्रप्शन. डिप्थीरिया में DT यानी डिप्थीरिया टॉक्सिन ADP राइबोसाइलेट EF2 इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पे क्या होता है ADP राइबोसाइलेट GS अल्फा, ये EF2, ये याद रखिएगा. हो तो जो दोनों जगह ADP राइबोसाइलेशन ही हो रहा है, लेकिन कॉलरा में GS अल्फा का हो रहा है, यहाँ पे EF2 का हो रहा है. यहाँ पे सेल सिग्नलिंग इफेक्ट है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इफेक्टेड है. ठीक है. टेटनस में क्या है? 10 cleaves the VAMP2 synaptovirulin snare complexes, right? Snare proteins and inhibitory neurons spastic paralysis. ठीक है. बोtulism में क्या है? Bond cleaves the hair again snare. ठीक है. Prevents the acetylcholine release. फ्लैसिड पैरालिसिस. अब हो सकता है फ्लैसिड और स्पेस्टिक पैरालिसिस आपसे ना पूछे, लेकिन आपसे क्या पूछ सकता है? देखिए अगेन आप एसेंस को समझिए. टेटनस और बोtulism दोनों न्यूरोनल डिसीजेस है, दोनों में स्नेयर कॉम्प्लेक्स का इन्वॉल्वमेंट है. तो ये पूछ सकता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस या विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्व्ड इन मैनिपुलेटिंग द स्नेयर कॉम्प्लेक्सेस. तो वहां पे टेटनस और बोtulism एग्जांपल आ सकता है. पर्ट्यूसिस में अगेन राइबोसाइलेशन होता है GI सब यूनिट का. ठीक है. CMP लेवल बढ़ाता है फिलामेंटस HA फॉर एडिशन. ठीक है. प्लेग जो सीनियर पेस्टिस कॉज करता है, ये क्या करता है? एंटीफागोसाइटिक फ्लिया वेक्टर. ठीक है. TS3 सिक्रीशन सिस्टम. ठीक है. लाइम डिसीज में OPC फॉर ट्रिक टू होस्ट ट्रांसमिशन एंटीजेनिक वेरिएशन वाया VLSA. ठीक है. ये इनके पैथोजन है. पैथोजन तो आपको याद ही होंगे. ठीक है. मैंने टेबल भी बना दी है. नाउ it's your duty to actually revisit and revise this as many times as possible, as it is some of those. मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप मिस करके जाएंगे तो इट विल बी योर लॉस. ठीक है. आपका लॉस होगा. ठीक है. प्लीज इस टेबल को रिवाइज कर देगा. इट्स हम्बल रिक्वेस्ट. तो मैं पता है इस सेशन में कोई भी 5 स्टार स्लाइड क्यों नहीं डाल रहा हूँ? क्योंकि लगभग हर स्लाइड ही 5 स्टार है, इसलिए मैं इसमें 5 स्टार स्लाइड्स नहीं डाल रहा हूँ. ठीक है. ये बड़ी कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन है, बट आपके बड़े काम आएगी. ठीक है. उसके बाद लाइम डिसीज की वो सारी वायरल डिसीजेस की बात करते हैं हम एनिमल्स के केस में. तो देखिए इट्स वेरी HIV एड्स के बारे में पता है आपको. CD4 इसका प्राइमरी रिसेप्टर है. CCR5 CXCR4 डिस्ट्रॉय करता है CD4 सेल्स को. लेटेंसी इन मेमोरी T सेल्स, प्रोग्रेसिव इम्यूनोडेफिशिएंसी. इन्फ्लुएंजा सियालिक एसिड करता है. रेस्पिरेटरी एपिथेलियम डिस्ट्रक्शन कराता है. साइटोकाइन स्टॉर्म कराता है. SARS-CoV-2 बीटा के कोरोना वायरस है. H2TM-PRSS. ठीक है, पढ़ा भी था. निमोनिया, endothelial damage and hyperinflammation. Rabies, rhabdovirus, NACHR, NCAM and P75NTR. ठीक है. Retrograde axonal transport, encephalitis. Hepatitis B, NTCP. ठीक है. Hepatocyte infection, close circular DNA, persistence HCC. ठीक है. पोलियो में CD155 मोटर न्यूरॉन डिस्ट्रक्शन पैरालिसिस. मीजल्स में CD46 इम्यूनोसप्रेशन सिंसेशिया इन लिम्फोइड टिश्यू. अब इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें किस तरह का मैच द कॉलम आएगा. ठीक है. हो सकता है ये आपसे बहुत डिटेल में ना पूछे, इतना डिटेल में पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें थोड़े से एडवांस टॉपिक्स भी हैं. बट इसमें ये पूछ सकता है कि कौन सी डिसीज किससे होती है, ये तो पूछ ही सकता है. साथ में साथ इनके रिसेप्टर्स पूछ सकता है, जैसे HIV का पूछ सकता है, इन्फ्लुएंजा का पूछ सकता है, SARS-CoV का पूछ सकता है. ठीक है. रेबीज का पूछ सकता है, पोलियो का पूछ सकता है, हेपेटाइटिस B का पूछ सकता है. ठीक है. मीजल्स का पूछ सकता है, इन सबके और ये पूछ सकता है कि इनका पैथोजेनेसिस किस तरह का है. तो ये थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको याद होंगी तो आप, या याद भी ना होंगी आपको, अगर आपके दिमाग में भी होंगी लास्ट टाइम पे, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. एंड आई वेरी वेल विश कि आपके इस सेशन से आपको फायदा मिले. ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. अब कुछ प्लांट डिसीज के बारे में देख लेते हैं. प्लांट डिसीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लांट पैथोजन इंटरेक्शंस. ठीक है. क्राउन गॉल जैसे मैंने अभी आपको बताया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस, ये आपको भी पता है, इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं. DNA ट्रांसफर होता है वाया T4 सिक्रीशन सिस्टम. प्लीज इसको याद रखिएगा.
ऑक्सिन साइटोकाइनिन ओवर प्रोडक्शन ट्यूमर, ठीक है। जैसे मैंने बताया ट्यूमर क्या ग्रोथ है, उसके लिए आपको ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही ग्रोथ हार्मोन्स है। टीएमवी क्या है? आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, मैकेनिकल इंजरी, सॉरी मैकेनिकल वुंड इंजरी सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा क्लोरोप्लास्ट डिसरप्शन, ठीक है। मैंने आपको जब प्लांट पैथोजन इंटरेक्शंस के बारे में बताया तो ये भी बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी वायरल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आ सकता है, ओमाइसीटीज है ना। ऑस्ट्रेलिया पेनिट्रेट्स द सेल, ये सप्रेस करते हैं ईटीआई यानी इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। रस्ट डिसीज पक्सीनिया स्पीशीज, ठीक है। स्पोर्स डर्मिनेट एपोस्पोरिया पेनिट्रेशन, ठीक है। हॉस्टीरिया फ्यूजेरियम विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम रूट पेनिट्रेशन जाइलम कोलोनाइजेशन वाटर स्ट्रेस टॉक्सिन। अब आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, प्लांट्स में आपको एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस एक साथ देखने को मिल सकते हैं। यानी यानी कि प्लांट में अगर आपको कोई एबायोटिक स्ट्रेस देखने को मिल रहा है तो उसका कुछ कंडीशन में बायोटिक स्ट्रेस से भी रिलेशन हो सकता है, राइट। ओके। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ज़ैंथोमोनास और ज़ैंथोमोनास ओराइजी। अब ओराइजी जहां भी आ गया वहां थोड़ा राइस समझ लीजिएगा कि वो राइस के बारे में ज्यादातर केसेस में बात कर रहा है। इनफैक्ट आप समझ गए, ठीक है। स्टोमेटा हाइड्रोथोड एंट्री टीएल इफेक्टर्स टीएस3, इसीलिए मैंने आपको सिक्रीशन सिस्टम्स पढ़ाए थे, क्योंकि एक बार आपको सिक्रीशन सिस्टम समझ में आ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट होस्ट ससेप्टेबिलिटी जीन्स, मोज़ैक डिसीज, क्यूकम्बर मोज़ैक वायरस, एफिड ट्रांसमिट इंसेक्ट, ठीक है, वाया इंसेक्ट, एमपी मीडिएटेड प्लाज्मोडेस्माटा स्प्रेड, ठीक है। मूवमेंट प्रोटीन्स, राइट, याद आ रहा होगा, मूवमेंट प्रोटीन्स मीडिएटेड प्लाज्मोडेस्माटा स्प्रेड। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी चीज को पढ़ना, किसी भी चीज को समझना, ठीक है। एंड विशिंग यू अगेन कि इनमें से कोई चीज शायद आपके काम आ जाए, डायरेक्टली काम आ जाए, मैं तो यही चाह रहा हूँ। बट अगेन पेपर मैंने सेट नहीं किया है तो आई कैन टेल यू द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, आई कैन नॉट डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर आउट नहीं करा सकता मैं, ये लीगली भी सही नहीं है और वैसे भी सही नहीं है। बट हाँ आई कैन एक्सप्लेन कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज के। उसके बाद थोड़ा सा प्लांट इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं। प्लांट इम्यूनिटी 2 लेयर्स में होती है, हालांकि ये इसको क्लासिफाई हम जैसे कि हम सेल साइकिल को क्लासिफाई करते हैं या फेजेस को क्लासिफाई करते हैं, उसी तरह से प्लांट इम्यूनिटी को भी क्लासिफिकेशन के तौर पे समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगेन इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझने के लिए हम 2 चीजों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पैम्प, ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। पैम्प मैंने क्या बताया अभी आपको, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, राइट। जैसे कि टीएलआरस वगैरह देखे थे हमने, उसी तरह से कुछ पैम्प्स भी आपको देखने को मिलेंगे प्लांट में भी। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पीटीआई ट्रिगर्ड इम्यूनिटी में क्या है, जैसे रिकॉग्निशन ऑफ द कंजर्व्ड माइक्रोबियल molecules, PAMs or MAMs, by surface localized PRR, pattern recognition receptors, receptor like kinases of the और द रिसेप्टर लाइक प्रोटीन्स, ठीक है। कि एग्जांपल इसके आते हैं FSL2 फ्लैजिलन रिसेप्टर डिटेक्ट्स द FLG22 पेप्टाइड, EFR EFTO रिसेप्टर डिटेक्ट्स द ELF18 बैक1 को रिसेप्टर, ठीक है। पीटीआई में क्या होता क्या क्या है, तो पीटीआई में सबसे पहले होता है कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, सीटीपी के एक्टिवेशन होता है, फिर रॉस का बर्स्ट होता है, फिर एमएपी के कैस्केड सिग्नलिंग होती है, ये कुछ एमएपी के 3, 4, 6 या कुछ एक्टिवेट होता है, स्टोमेटल क्लोजर होता है, पीआर जीन यानी पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन का इंडक्शन होता है, सेल वॉल रीइंफोर्समेंट, कैलोस का डिपोजिशन होता है, ठीक है। पैथोजन काउंटर स्ट्रेटेजी, इफेक्टेड ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, ससेप्टेबिलिटी, अभी मैंने पढ़ाया। एक वायरस था, एक पैथोजन था जो ईटीआई को सप्रेस कर रहा था, तो पैथोजन जैसे ही इनकाउंटर करता है तो इफेक्टर ट्रिगर्ड ससेप्टेबिलिटी आती है। उसके बाद पैथोजन डिलीवर्स करते हैं अपने इफेक्टर प्रोटीन्स को, एवीआर प्रोटीन्स वाया T3SS hostility systems to suppress the PTI, targeting FSLS2, BAC1, MPK and RBOHT। RBOHT क्या है, सिग्नलिंग कैस्केड मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, जो कि रॉस में आपको देखने को मिलता है, देखिए
ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। अभी मैंने आपको बताया इफेक्टर ट्रिगर्ड स्टिमुलेशंस आते हैं, उसके बाद इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, प्लांट आर प्रोटीन्स, प्लांट के पास आर प्रोटीन्स होती है, दे आर रेजिस्टेंस प्रोटीन्स इंट्रासेलुलर NBLRR, ठीक है, ल्यूसीन, arginine rich proteins that recognize the effectors, ठीक है। TIR NBLRR detects cytoplasmic effectors, TIR domain signals via the EDS। हो सकता है ये इतना ना है, लेकिन ये जरूर आएगा कि TIR NBLRR क्या डिटेक्ट करते हैं, they detect the cytoplasmic effectors, ठीक है। फिर आपका ये कॉइल स्ट्रक्चर आता है, CCNBLRR डिटेक्ट द साइटोप्लाज्मिक इफेक्टर, CC डोमेन सिग्नल्स वाया द NDR1, ठीक है। उसके बाद गार्ड हाइपोथेसिस क्या है, आर प्रोटीन, ठीक है, आर प्रोटीन किसकी, प्लांट्स की, दे गार्ड अगेंस्ट द होस्ट टारगेट, गार्डी a host target effector modification of the गार्डी is detected by the R protein। यानी जैसे ही आपका इफेक्टर प्रोटीन, इफेक्टर मॉडिफिकेशन हो गया ऑफ द गार्डी, ठीक है, इज डिटेक्टेड बाय द आर प्रोटीन, ठीक है। आर प्रोटीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, रेजिस्टेंस प्रोटीन। ईटीआई इज एम्प्लीफाइड फास्टर एंड ऑफन लीड टू हाइपरसेंसिटिव रिस्पांस, रैपिड प्रोग्राम सेल डेथ एट द इन्फेक्शन साइट, ठीक है। CSIR का इसमें की पॉइंट क्या है, आर जीन्स रिकॉग्नाइज द AVR जीन प्रोडक्ट्स, जीन्स या प्रोडक्ट्स, AVR के जीन्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, AVR के प्रोडक्ट्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। दिस इज द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, वन आर जीन corresponds to one AVR gene, ठीक है। तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किस कंटेक्स्ट में बात होती है, आर जीन रिकॉग्नाइजिंग द AVR, ठीक है, AVR जीन्स या AVR प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टू सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। एक्वायर्ड मतलब जिस तरह से हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं ह्यूमंस में या एनिमल्स में इन जनरल, उसी तरह से प्लांट्स में भी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होता है। दीज आर ट्रिगर्ड बाय लोकल HR, ठीक है, इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक सिग्नल्स, सैलिसिलिक एसिड, एजिलिक एसिड ट्रेवल्स थ्रू फ्लोएम, xylem नहीं फ्लोएम, ठीक है, activates the PIR gene throughout the plant via NPR1 dependent pathway। अब ये पाथवे में ज्यादा डिटेल की ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, अब आने को भाई आ भी सकता है, ठीक है, आप NPR डिपेंडेंट पाथवे भी पढ़ लेना, पर इतना जरूर पढ़ के जाना कि SAR सैलिसिलिक एसिड होता है, एजिलिक एसिड होता है, लोकल HR इन्फेक्शंस इसको जो है ट्रिगर करते हैं, सिस्टमेटिक सिग्नल होता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटीन्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, तो अगेन अब आपके कुछ रिविजन टाइप्स आ जाते हैं कि मैकेनिज्म टॉक्स की Fibrocoldry GS alpha, B pertussis GI alpha, diphtheria EIF2, and exotoxin EF2, ठीक है, elongation, C3 transferase Rho GDPase, Shigira toxin 23S, ठीक है। ये आपके क्या क्या कराते हैं मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप फिर से इसको पॉज करके रिवाइज करके प्लीज देखेंगे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आई थिंक दैट विल इन योर प्रिपरेशन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। वायरसेस एंट्री, अगेन मैंने जितना भी आपको बताया, आप HIV के बारे में, सार्स कोव के बारे में, पोलियो के बारे में, EBV, ठीक है, रेबीज के बारे में, इन्फ्लुएंजा के बारे में, HPV के बारे में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। टिश्यू ट्रॉपिज्म भी इन्वॉल्व होता है। टिश्यू ट्रॉपिज्म मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वायरसेस जो है स्पेसिफिक टिश्यू को, जैसे सपोज कोई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे सपोज कोई लंग का एरिया है जो वायरस कुछ लंग को इन्फेक्ट करेंगे, इफेक्ट करेंगे, वो किडनी की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि किडनी की सेल्स पे उनके रिसेप्टर्स ही मौजूद नहीं है। तो रिसेप्टर इंट्रैक्शन बहुत जरूरी है, रिसेप्टर और होस्ट का इंट्रैक्शन, वायरस के प्रोटीन का और रिसेप्टर के वो होस्ट के रिसेप्टर का इंट्रैक्शन बहुत जरूरी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, ठीक है। ये भी आप पढ़ लेंगे, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको मदद मिलेगी पॉज करके। उसके बाद हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑन्कोजेनिक वायरसेस के बारे में,
अब ये कौन कौन सी चीजें, ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कार्सिनोमा, E67 इसके वो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डिग्रेड करते हैं P53 को, इनएक्टिवेट करते हैं PRB। EBV1 बर्किट्स लिम्फोमा, LMP1, EBNA2, NF कापा बीटा एक्टिवेशन, बी सेल इमोर्टलाइजेशन, ठीक है। HBV1 HCC, HBX CCDNA persistence notch, NF कापा बीटा एक्टिवेशन, HTLV1 ATL पैक्स, ठीक है। और इसका जो NF कापा बीटा एक्टिवेशन होता है, CDK4 एक्टिवेशन होता है। KSHV, ठीक है, कापोसी सार्कोमा, लाना और वी फ्लिप, P53 PRB2 PRB इनहिबिशन, NF कापा बीटा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ओके ओके, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। 1 घंटे 20 मिनट का ये सेशन हो गया, थोड़ा लंबा सेशन हो गया। मैंने सोचा था कि इसको 45-50 मिनट्स में करा दूंगा, बट अगेन एक्सप्लेन करना, बार बार रिपीट करना जरूरी होता है ताकि स्टूडेंट के दिमाग में छप जाए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, कमेंट फॉर द PDF, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड आपका लास्ट सेशन जो है, मैं 16th, आज कौन सी तारीख है, आज 14 जुलाई, राइट। मैं आपका लास्ट सेशन एक कैंसर पे, एक सेल साइकिल पे, और एक आपका सेल साइकिल पे, सॉरी नहीं, सेल सिग्नलिंग पे, सेल साइकिल पे तो सेशन ले चुका हूँ, सेल सिग्नलिंग पे, कैंसर पे और ECM पे थोड़ा सा एक आपका लास्ट सेशन ले लूंगा। आई होप सो कि आपको इससे बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। एंड समय कम था हमारे पास, पर हम जितना करवा पाए आपके लिए उतना मेरे ख्याल से बढ़िया है। मैं आपको यूनिट 2 करा चुका हूँ, मैं आपको यूनिट 8 करा चुका हूँ, मैं आपको यूनिट 3 करा चुका हूँ, एंड मैं आपको यूनिट 4 भी करा दूंगा। इतना भरोसा रखिए, मैं आपको यूनिट 4 भी करा दूंगा। 16 में शायद 2 वीडियोस अपलोड हो, एक सेल सिग्नलिंग के लिए हो, एक आपका इसके लिए हो, कैंसर के लिए हो सकता है एक ही में, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह से रहेगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने इससे पहले एक शॉर्ट अपलोड किया है, उसमें आपके एडमिट कार्ड का लिंक भी है, मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन में आपको एडमिट कार्ड का लिंक दे दूंगा। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेक केयर।